हेलो बच्चों, सो आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयम। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। और ये जो मैकेनिक्स है, दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। तो अगर आप क्लास 11 के बच्चे हैं या फिर 12th के बच्चे हैं और यू आर ड्रॉपिंग, तो मैकेनिक्स इज द बेस ऑफ द फिजिक्स। तो आपकी मैकेनिक्स तो अच्छी होनी ही होनी चाहिए। और मैकेनिक्स में आज हम जिस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं वो होंगे आपके पास में मोशन, वो होंगे क्वेश्चंस ऑन फोर्सेस जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गई, कुछ क्वेश्चन होंगे इन्वॉल्विंग पुलिस। तो ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल होगा यू विल फाइंड इट वेरी बेसिक, एंड कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल होगा यू विल फाइंड काफ़ी एडवांस्ड है। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस के रिलेटिव में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इस लेवल को आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल का है तो फिर उसको आप डेफिनेटली जेईई एडवांस लेवल के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं वो है आपके पास में कि एक वुडन बॉक्स आपको दे दिया गया है एंड इज पुल्ड अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट। तो यहाँ पर आपके पास में एक वुडन बॉक्स है और उसको हम एक हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट के अक्रॉस पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको दो सिचुएशंस दी गई हैं। एक में ये प्लेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और एक में आपके पास में जो प्लेट है वो हल्के से एक एंगल पर है, ठीक है, जिसको हमने इंक्लाइन कर दिया है। तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द बॉक्स इज देन पुल्ड अक्रॉस द सेम स्टील प्लेट व्हाइल द प्लेट इज इंक्लाइंड। How does the force required to overcome friction in the inclined case compared to the horizontal case? तो सबसे पहला जो उसने सवाल मुझसे पूछा है वो ये पूछा है कि इस केस में ये जो फोर्स है वो आपको मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है और इस केस में जो फोर्स है वो आपको कितनी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू पुल दिस बॉक्स ओवर द इंक्लाइंड स्टील प्लेट एंड ओवर दिस हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट। तो हमें पता है कि जब भी आपके पास में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो किसी एक रफ सरफेस पे रखा गया है तो वहां पर आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर एक्ट करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में अगर मैं यहां पे बना दूं आपके लिए फिगर, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये मैं फोर्स F लगा रहा हूं, दिस इज सपोजिटली माय हॉरिजॉन्टल प्लेट। अब यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां पर एक्ट करेगी, वो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली पीछे की डायरेक्शन में एक्ट करेगी। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं वो होता है आपके पास में म्यू टाइम्स एन। तो यहाँ पर आपके पास में एन है और यहाँ पर आपके पास में एम जी है। तो यहाँ पर आपके पास में अगर मैं आगे इस ऑब्जेक्ट को मेरे को लेके जाना है तो ये फोर्स एफ इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो इन केस ए आपके पास में फोर्स शुड बी ग्रेटर दैन म्यू एम जी। ओके, अब आते हैं हम आपके पास में सेकंड केस पर जिसमें आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का सा प्लेट पर रखा गया है विच इज इंक्लाइंड। तो जब उसको इंक्लाइन कर दिया है आपके पास में तो हुआ क्या कि आपके पास जो प्लेट है उसको इंक्लाइन कर दिया आपने। सो दिस इज माय प्लेट, सपोजिटली उसको मैंने विद हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा पे इंक्लाइन कर दिया है और ये मेरे पास में ब्लॉक वुडन ब्लॉक है जिस पर मैं फोर्स F लगा रहा हूँ। तो ये कुछ उसी तरह का है जैसे कि हमारे पास में मोशन होता है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो यहाँ पर जब हम फोर्सेस की बात करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ये लग रही है आपके पास में नॉर्मल फोर्स, ये लग रही है आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इस केस में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे लेके जा रहे होते हैं तो फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास में mg कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये जो स्टील प्लेट है ये आपके पास में रफ है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो अब मेरे को कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए, वो कितनी होगी, दैट फोर्स शुड बी ग्रेटर दैन mg sin थीटा प्लस F। अब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू हो सकती है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो F शुड बी ग्रेटर दैन mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो अब अगर आप उन दोनों केसेस को कंपेयर करें जहाँ पे केस ए में जो फोर्स हमको रिक्वायर्ड थी उसके लिए आ रहा था F ग्रेटर दैन म्यू mg और यहाँ पर आपके पास में जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास में mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के बराबर आ रही है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर ना ही एंगल थीटा की वैल्यू पता है और हमें यहाँ पर ना ही आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता है। तो जब हम इन दोनों केसेस को कंपेयर कर रहे हैं विच इज केस ए एंड केस बी, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या फिर इसमें मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उसकी कंडीशंस हम ज़रूर निकाल सकते हैं। कैसे कि ये मेरे पास में सपोजिटली फोर्स इन केस 1 है और ये फोर्स इन केस 2 है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो आपके पास में फोर्स 1 है ये इस फोर्स 2 से बड़ी है
तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास में वैल्यू ऑफ म्यू mg है ये डेफिनेटली इस वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी, तभी तो ज़्यादा फोर्स लग रही है। तो अगर मैं आपके पास में ये केस लूँ वेयर F1 इज ग्रेटर देन F2, तो आपके पास में क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी म्यू mg इज ग्रेटर देन mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। इस पूरी इक्वेशन में हमें mg कॉमन दिखाई दे रहा है तो एलिमिनेट कर देते हैं उसको, कॉस थीटा वाली टर्म को इधर, तो म्यू 1 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, तो यहाँ से म्यू ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब अगर यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो 1 माइनस कॉस थीटा कैन डेफिनेटली बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, साइन थीटा को भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 ओवर 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो गया ये भी कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास में जो पर्टिकुलर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कि इट शुड बी ग्रेटर देन कॉट थीटा बाई 2। तो अब ना ही आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ना ही यहाँ पर आपको एंगल थीटा पता है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपको दी जाती तो आप बता सकते थे कि किस केस में मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, केस ए में या केस बी में। ओके, ये केस लिया है मैंने जब F1 ग्रेटर देन F2 है। इसमें दूसरा केस हो सकता है कि आपके पास ये जो फोर्स F2 है ये F1 से बड़ी हो जाएगी और उस केस में जो कंडीशन आएगी वो म्यू लेस देन कॉट थीटा बाई 2 आएगी। तो इन दोनों कंडीशंस को एग्जामिन करने के लिए वी नीड वैल्यूज ऑफ थीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट वो हमें यहाँ पे नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे अभी इन फोर्सेस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि केस ए में ज्यादा फोर्स चाहिए या केस बी में ज्यादा फोर्स चाहिए। ओके, सो पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास में हमसे यही पूछा था, हाउ डज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन द इंक्लाइंड केस बी कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल केस। तो अभी हमारे पास में वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम बता पाए कि यहाँ पर कितनी फोर्स चाहिए, यहाँ पर कितनी फोर्स चाहिए। तो क्या कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, हमें दिख रहा है, और वो है आपके पास में ई ऑप्शन, विच इज मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इसी में आपके पास कई जगहों पर आप इस क्वेश्चन को जब गूगल करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन ये दिया गया है, द इंक्लाइंड केस हैज लेस फ्रिक्शन फोर्स, बट आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में नहीं था, वो आपके पास में था कि यहाँ पर आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ओवरकम दी फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि किस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है कि कम है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस केस में आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ताकि आप ओवरकम कर पाए फ्रिक्शन को। तो समझ गए, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास में आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए अब आते हैं आपके पास में नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ अ बोट। ठीक है, तो आपको बोला क्या गया है इस सवाल में, अगर हम समझें, 2 बोट्स वर गोइंग डाउन स्ट्रीम विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, तो कोई 2 बोट हैं वो आपके पास में डिफरेंट वेलोसिटीज से जा रही हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, व्हेन वन ओवरटुक द अदर अ प्लास्टिक बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम वन ऑफ द बोट्स। तो डेफिनेटली एक बोट की वेलोसिटी दूसरे बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है, तभी वो उसको ओवरटेक कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही ओवरटेक किया एक प्लास्टिक बॉल हमने डाल दी। अब sometime later both boats turned back simultaneously and went at the same speeds as before। तो जिस स्पीड से आपके पास में वो पहले जा रही थी उसी स्पीड से वो वापस आई। तो अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि जहां पर आपके पास में उन्होंने बॉल को छोड़ा था उस जगह पर आपके पास में कौन सी बोट पहले पहुंचती है, विच बोट विल रीच द बॉल फर्स्ट। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास में कि जो बॉल है वो आपके पास में डाउन स्ट्रीम है तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके पास में जो वेलोसिटीज है जाते वक्त और आते वक्त वो दोनों ही केसेस में क्या है आपके लिए सेम है। ओके, तो हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करते हैं तो उसमें देखिए कि सपोजली ये मेरे पास में एक बोट ए है और ये मेरे पास में एक बोट बी है। इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ VA और इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ VB, एंड ये बोथ दी वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि बोला गया था रिलेटिव टू वाटर है। ओके, तो मेरे को यहाँ पर आपके पास में वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? अब इस मूवमेंट पर हमने यहाँ पर आपके पास में क्या ड्रॉप कर दी, एक बॉल ड्रॉप कर दी। ठीक है, और ये इसको ओवरटेक कर गया। क्लियर? तो सपोजली आपके पास में कुछ यहां से t टाइम के बाद ये कुछ आगे चला जाएगा, तो टाइम तो उतना ही है, बट द डिस्टेंस जो आपके पास में यहाँ पर है वो है VA टाइम्स t, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है VB टाइम्स t। कुछ टाइम t बाद ये आपके पास में मुड़ता है और ये भी आपके पास में मुड़ती है, और अब आपके पास में इसको सेम स्पॉट पर आना है। ओके, तो अब
अगेन ये उसी वेलोसिटी से आ रहे हैं जिस वेलोसिटी से गए थे, तो वेलोसिटी जाने की कितनी थी, va vb, तो आने की भी कितनी है वेलोसिटी va, और आने की भी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है vb। तो अब उन्होंने पूछा है कि कौन सी बोट आपके पास में यहाँ पर पहले पहुंचेगी। तो अब अगर कौन सी बोट यहाँ पे पहले पहुंचेगी तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच दिस बॉल। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो t1 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस x ओवर वेलोसिटी va। x जो है वो आपके पास कितना है, va टाइम्स t, तो va टाइम्स t ओवर va, तो va से va कैंसिल, तो t1 इज कमिंग आउट टू बी t। सिमिलरली इसी तरह से बोट b को कितना टाइम लगेगा, द डिस्टेंस दैट इट हैज टू ट्रैवल इज y which is equals to y over velocity of b which will be equals to time t2। अब y जो है वो आपके पास कितना है, vb टाइम्स t ओवर vb, तो दिस इज t2, तो यहाँ से vb से vb गया, तो t2 इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी t। तो यहाँ से हमें दिखता है कि आपके पास में जो बोट a है उसको भी जो टाइम लग रहा है और जो बोट b है उसको भी जो टाइम लग रहा है वो सेम है, तो बोथ दी बोट्स विल रीच द बॉल एट द सेम टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जो वेलोसिटीज हैं जाते वक्त और आते वक्त आपके पास में सेम रहती हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे गिवन था कि दी मोशन ऑफ द बोट्स इज इन डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में आपके पास में हमें पता है कि जो वेलोसिटीज हैं वो बढ़ जाती है और अपस्ट्रीम आते वक्त वेलोसिटीज घट जाती हैं, बट क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि जो वेलोसिटी ऑफ दी बोट्स है वो आपके पास में सेम रहती है दोनों केसेस में। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कि बोथ दी बोट्स विल रीच द बॉल एट द सेम टाइम। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें है, देखते हैं, द बोट विल रीच द बॉल साइमल्टेनियसली, तो इसका ऑप्शन हो गया आपके पास में सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ओके, आपके पास में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो एक ब्लॉक है 5 kg का जिसको आपने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5। द ब्लॉक कैन बी पुल्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, खींच रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टली, ओके, बाय एन अननोन फोर्स। ठीक है, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक कैन बी, ओके। तो जब भी हम किसी भी ब्लॉक को आपके पास में खींचने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वहां पर अगर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स की बात बोली जा रही है तो देयर आर टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक है नॉर्मल फोर्स और दूसरी है आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स। और जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो आपके पास में इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अगर मेरे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड, ओके, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके पास में वो दे दिया गया है 0.5, ठीक है, और मेरे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 5 kg। तो अब मैं इसके ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं एंड दिस फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। और जब भी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम नॉर्मली आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लग गया n, यहाँ पे लग गया आपके पास में mg, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें अगर हम, तो वो होगा आपके पास में F विच विल बी म्यू टाइम्स n, ओके। तो अब आपके पास म्यू 0.5 और n है आपके पास में कितना, 50, so this is coming out to be how much, 25 न्यूटन। तो एक जो चीज समझ में आ रही है कि आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर सकती है वो कितनी, 25 न्यूटन, और जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है वो कितना एक्ट कर रहा है, 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम जो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर हो सकती है, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स जो यहाँ पर हो सकती है वो हो सकता है आपके पास में कितना, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो यहाँ पर n कितना है, 50, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर, और f कितना है, 25 का स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, 3125, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 56 न्यूटन। तो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे कितनी आ सकती है, 56 न्यूटन। अब हमें जो क्वेश्चन बोला गया था वो क्वेश्चन है कि आपके पास में द ब्लॉक कैन बी पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय एन अननोन फोर्स, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक कैन बी। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो चल ही रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वी आर ट्राइंग टू अप्लाई सम फोर्स बट वहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बिकॉज हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना था, 25 न्यूटन, तो हमने जो फोर्स अप्लाई करी है वो आपके पास ऐसा हो सकता है कि 25 न्यूटन से कम है जब वो चल नहीं रहा है। तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है और वो अपनी वैल्यू को 25 न्यूटन से कम लगा के जितनी फोर्स हमने लगाई है उतनी ही लगा लेगा। तो उस केस में जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी वो 56 न्यूटन से क्या है, कम आएगी। तो वी हैव टू सर्च फॉर एन आंसर जहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स 50 न्यूटन से तो ज्यादा हो, बिकॉज यूर अप्लाइंग फोर्स, तो फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा। तो नॉर्मल फोर्स ही 50 था, तो 50 न्यूटन से ज्यादा हो और 56 मैक्सिमम हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 50 और 56 के बीच में होना चाहिए।
तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, विच इज 52 न्यूटन। तो इस केस में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास में लग रही होगी वो आपके पास करीब करीब 52 न्यूटन के करीब लग रही होगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से यहां पर हमें समझ में आया द सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है? टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब तक रिक्वायर्ड नहीं है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लगना, तब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं लगाता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम आपके पास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक स्प्रिंग सिस्टम आपको दे दिया गया है, और उस स्प्रिंग सिस्टम में आपको बोला गया है कि यहां पर आपके पास में एक स्ट्रिंग है, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को काटा तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन जिससे आपके पास में अपर ब्लॉक्स एंड लोअर ब्लॉक्स चलेंगे। तो इसको अगर हम समझें तो सिंपल सा है कि आपके पास में ये एक स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक है आपके पास में, बीच में एक स्प्रिंग है, और फिर आपके पास में एक ब्लॉक है, दिस इज ए, दिस इज बी। दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनका जो मास है वो भी सेम है, 2 kg 2 kg। दिस इज 2 kg ब्लॉक, दिस इज 2 kg ब्लॉक। अब इनिशियली ये जो सिस्टम है ये आपके पास में किस पर होगा? रेस्ट पर होगा। तो इनिशियली ये सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो मैं जरा इस पे फोर्सेस देखता हूँ कि कितनी लग रही होंगी। तो अगर मैं फोर्सेस देखूँ इस पे, तो यहाँ पर आपके पास में mg विच इज 20, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपके पास में कौन सी फोर्स आ गई होगी? स्प्रिंग फोर्स विच विल बी 20। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास में 20 न्यूटन फोर्स लग रही होगी, एंड जितने भी हमारे पास में जो स्प्रिंग्स हम यूज करते हैं वो सब आपके पास कैसे होते हैं? मासलेस। सो नेट फोर्स जो आपके पास में स्प्रिंग्स के अंदर होनी चाहिए वो हमेशा 0 होनी चाहिए। तो अगर स्प्रिंग में एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इधर भी आपके पास कितनी लगेगी? 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी इन दी स्प्रिंग। तो अब टेंशन इन दी थ्रेड आपके पास में कितनी आ रही होगी? टेंशन इन दी थ्रेड वुड कम आउट टू बी 40 न्यूटन। सो ये आपके पास में सिचुएशन है जो कि मैंने शो करी है बिफोर द थ्रेड वॉज कट। ओके, अब हमने क्या किया कि आपके पास में थ्रेड को काट दिया। तो थ्रेड को काटने का मतलब थ्रेड काट दी। यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर स्प्रिंग जो आपको समझने की जरूरत है, कि जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होती है वो एकदम से अपने आप को चेंज नहीं करते। जो स्प्रिंग है उसको थोड़ा समय चाहिए होता है अपने अंदर जो फोर्सेस है उसकी वैल्यूज को चेंज करने के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखो नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, वो आपके पास में अप्लाइड जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एकदम से चेंज हो जाते हैं। अगर अभी आपके पास में किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन फोर्स सपोजली एक्स अमाउंट लग रहा था, जैसे ही आपने हल्का सा भी सिचुएशन में चेंज किया, वैसी टेंशन की वैल्यू विदाउट एनी टाइम अपना चेंज हो जाएगी। बट स्प्रिंग के साथ ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग थोड़ा सा आपके पास में समय लेता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ। तो यहां पर आपके पास में जब आप धागे को काट दोगे तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्सेज हैं वो अभी भी 20 न्यूटन लगती रहेंगी। बट अगर टोटल फोर्स इन दी स्प्रिंग देखें तो आपके पास कितनी हो गई? 0। तो इसका मतलब आपके पास में इस सिस्टम को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता तो आपके पास में कितने से ये नीचे गिरेंगे? जी फोर्स से नीचे गिरेंगे। करेक्ट है? ओके, जी फोर्स से नीचे गिरेंगे बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम में नेट फोर्स का मतलब जो स्प्रिंग के अंदर नेट फोर्स है वो 0। तो अब आपके पास में यहां पर 20 न्यूटन और यहां पे 20 न्यूटन, और इस 20 न्यूटन को वो क्या करेंगे? जी से नीचे लेके जाएंगे। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स? द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एक इंक्लाइन प्लेन हमें दे रखा है, a wooden block with mass 2 kg is moving up an inclined surface, alpha is 30 डिग्री। तो यहां पर मुझे ये अल्फा दे दिया गया है which is how much? 30 degrees, and this block has a speed of 8 meter per second at the point S। okay, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया गया है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास में कितना? म्यू इज इक्वल टू 0.25। 2 kg इज द मास। तो अब मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है कि आपके पास में काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट सेम है, तो बेसिकली एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें लेना है। तो पहला जो मुझसे पूछा गया वो पूछा गया मेक अ वेक्टर डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट एस एंड लेबल देम प्रॉपर्ली। तो वेक्टर डायग्राम बनाने का मतलब आपके पास में वी हैव टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक जो फोर्सेज इस पे लग रही हैं। तो ठीक है, बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर आपके पास में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है कि इस पे एक फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ विच इज एन। यहाँ पर एक फोर्स लग रही है mg जिसको हमें दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा। वन विल बी mg sin थीटा एंड अदर विल बी mg cos थीटा। साथ ही में ये जो ब्लॉक है ये आपके पास में ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो जब आपके पास में ये ब्लॉक विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रहा है तो आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी जो कि इस ब्लॉक को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। ओके,
सो ये आपके पास में वेक्टर डायग्राम हो गया एंड दिस इज विथ प्रॉपर लेबलिंग। अब उसने जो मुझसे दूसरा चीज पूछा है वो पूछा है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स सॉरी, जो दूसरी चीज उसने मुझसे पूछी है वो है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल द ब्लॉक कम टू अ हॉल्ट एट पी। तो पी पर कितनी देर बाद वो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। तो हमें पता है कि यहां पर आपके पास में सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालनी होगी, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की बात करते हैं जरा। तो हमारे पास में दिस वाज द सिस्टम विद दिस इज 30 डिग्रीज, दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 kg। अब इस पे पीछे की तरफ दो फोर्सेस लग रही हैं, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स, जहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू n, और n कितना है, mg cos थीटा। तो अब लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट था 0.25, m2 g10 cos 30 is √3/2। तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी आपके पास में ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पर आपके पास में √3 जैसी टर्म्स आ गई हैं, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 100, दिस इज 4 दिस इज 2 5। सो फ्रिक्शन फोर्स जो आपके पास में लग रही है दैट इज अराउंड 5√3/2 न्यूटन। एंड व्हाट अबाउट mg sin थीटा? सो mg sin थीटा विल बी 2 × 10 × 1/2। सो कितना लग रहा है आपके पास में 10 न्यूटन। सो टोटल फोर्स जो आपके पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है वो आपके पास में है 10 + 5√3/2। Now this total force will be mass times acceleration, so 2 times a will be 10 + 5√3/2। So यहाँ पर जो आपके पास में acceleration नहीं बोलेंगे, हम उसको retardation बोलेंगे बिकॉज ये ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, whereas पीछे की तरफ इस पर acceleration आ रही है, और वो कितनी आ रही है आपके पास में, सॉरी गलती कर दी यहाँ पे 20। So a will be equals to 20 + 5√3/4। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेटली देखें तो आपके पास में 28.5/4, तो 28.5/4 अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब करीब आएगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं इसको, एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपके पास में व्हाट इज द हाउ मेनी सेकेंड्स। तो सबसे पहले हाउ मेनी सेकेंड्स के लिए v इज इक्वल्स टू u + 80, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 8 - 7 टाइम्स t, so approximately t will be equivalent to 8/7 seconds। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पर आपके पास हल्की सी अजम्पशन ली है अबाउट द वैल्यू ऑफ √3। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपसे जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस sp। तो डिस्टेंस निकालना है तो अगेन वी विल अप्लाई v² = u² - 2as, फाइनल 0, इनिशियल 8 का स्क्वायर -2 × 7 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। So you will get the value of displacement as this, which is 64/14, which is around 32/7। 32/7 का मतलब 4.5 4.6 समथिंग आ जाएगा आपके पास में। तो this many meters आपके पास में उसको चलना पड़ेगा। इसके बाद और क्या पूछा उन्होंने मुझसे, आफ्टर द ब्लॉक रीचेस P will it slide back to S or will it stay at P। वेरी गुड क्वेश्चन, कि जब वो P पर पहुंच गया है तो वो वापस नीचे आएगा या फिर वो वहीं पर रहेगा। इसके लिए हमें आपके पास में किन दो चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा अबाउट द फोर्सेस जो आपके पास में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगी व्हेन इट रीचेस पॉइंट P। तो मैं वो फोर्सेस आपको दिखाता हूँ। तो जब ये आपके पास में ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे पहुंच गया है विच इज दिस पॉइंट, तो अब इसकी वेलोसिटी तो 0 है, नाउ इट हैज कम टू रेस्ट। तो अब आपके पास में रेस्ट पर आ गया है, तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ तो इस पर अभी भी फोर्स लग रही है mg sin थीटा, बट अब जो फ्रिक्शन है वो आपके पास में किस तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्रिक्शन पीछे लगना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज अब ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg sin थीटा अभी हमने कैलकुलेट करी थी, और mg sin थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास में 2 × 10 × 1/2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10। अब यहाँ पर आपके पास में फ्रिक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो आपके पास में कितना है, म्यू mg cos थीटा, दिस इज 0.25 × 10 × 2 × √3/2। इसको हमने सॉल्व करा था तो वी वर गेटिंग द वैल्यू एज 5√3/2। तो 5√3/2 डेफिनेटली आपके पास में 10 वाली फोर्स से कम है, तो इसका मतलब ये P पर वहीं पर रुकेगा नहीं, ये वापस नीचे आएगा टू द पॉइंट S। और अब ये आपके पास में कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, दैट विल बी 10 - 5√3/2 इक्वल्स टू
mass times acceleration, which is 2 into a. So acceleration here will be now 20 minus 5 root 3 over 4. तो अब ये आपके पास में इतनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा. तो हमसे पूछा क्या उन्होंने, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू गो फ्रॉम P to S. तो अब हमें डिस्टेंस पता है, हमें एक्सेलरेशन भी पता है, तो हाउ मेनी सेकेंड्स, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेयर u इज 0. तो आप सीधा सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे. डिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली थी, विच वॉज अराउंड 32/7. तो आप पुट करिए, वहां से आपके पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी. तो ये जो क्वेश्चन था, दिस वॉज इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड योर इक्वेशंस ऑफ मोशन. और इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यहाँ पे क्यों लगाई है, बिकॉज वी नो फॉर द इंटायर मोशन जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है. तो जब भी कहीं पर भी आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वी यूज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में समवॉट लाइक मासेस हैं और आपके पास में पुली है, जहाँ पे ये जो मासेस हैं, ये है मास m1, ये है मास m2 एंड दिस इज योर मास m3. ओके, तो अब मुझे यहाँ पर बोला गया है कि वी नीड टू प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ मास 1, ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन है. तो अब ये जो क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट रिलेशंस. एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास में जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हेयर विल बी 3, बिकॉज इस मास की एक अलग एक्सेलरेशन होगी, इस मास की एक अलग एक्सेलरेशन होगी और इस मास की एक अलग एक्सेलरेशन होगी. ओके, तो यहाँ पर आपके पास में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, या शो करिए कि एक्सेलरेशन ऑफ मास m ये है विद अपवर्ड टेकन टू बी पॉजिटिव. तो अगर आपके पास में इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वहां पर आप एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे. ओके, 2 केसेस आपको बोले गए हैं, m1 मच लार्जर देन बोथ m2 एंड m3 एंड m1 मच स्मॉलर देन बोथ m2 एंड m3. तो मैं आपको एक केस करके दिखाता हूं, विच इज फर्स्ट केस. उस केस में आपके पास में अगर m1 मच ग्रेटर देन m2 m3 है तो उस केस में m1 जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है. और अगर आपके पास में m1 मच स्मॉलर है तो उस केस में m1 ऊपर जाएगा. बट दी केसेस विल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सिस्टम के अंदर ना तो आपके पास में एज सच कोई डिफरेंस आया है, पहले भी 3 थे बाद में भी 3 है, बस फर्क क्या आएगा, पहले नीचे जा रहा है बाद में ये ऊपर जा रहा है. तो हमारा दोनों ही केसेस में जो एक्सेलरेशन है 1 की वो सेम आनी चाहिए. ओके, तो जरा इस क्वेश्चन को अगर हम करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर आपके पास में इस पर एक फोर्स लग रही है m1g, तो यहाँ पर आपके पास में एक फोर्स लग रही है टेंशन T, एंड मैं इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ले रहा हूँ विच इज a1. अब यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, तो यहाँ पर टेंशन 2T और यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर नीचे की तरफ m2g, और अब मैं इसकी एक्सेलरेशन ले रहा हूँ ऊपर की तरफ विच इज a2, एंड यहाँ पर m3g और इसकी भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जिसको मैं ले रहा हूँ a3. तो ये कुछ मेरे पास में आपके पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है, एंड दीज आर द डिफरेंट एक्सेलरेशंस जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ले ली है. अब बात आती है कि हमें इन एक्सेलरेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट रिलेशन. जब भी हम कांस्टेंट रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा आप मान लीजिए कि दिस इज 1 पॉइंट ऑन द पुली एंड दिस इज अनदर पॉइंट ऑन द पुली, बिकॉज यही पुली आपके पास मूवेबल है, बाकी ये दोनों पुलीज आपके पास में क्या है, फिक्स्ड है. अब अगर आप इस एंड ऑफ द पुली की बात करेंगे तो ये a1 से नीचे जा रहा है, तो ये a1 से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ. तो इसकी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट दिस विल बी a1 अपवर्ड्स. सिमिलरली ये अगर इधर जा रहा है तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कहाँ होगी, डाउनवर्ड्स, तो माइनस a3 ओवर 2 विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पुली. और ये जो आपके पास में पुली है, ये जिस एक्सेलरेशन जाएगा वही एक्सेलरेशन होगी इस मास m2 की, विच इज a2. तो a1 माइनस a3 ओवर 2 विल बी a2. तो ये मैंने इक्वेशन पहली बना दी है यूजिंग कांस्टेंट रिलेशंस, जो कि हम पुली मास सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं. तो अब आपके पास में जो इक्वेशन मेरे पास बन के आएगी, दैट विल बी a1 माइनस a3 ओवर 2 इक्वल्स टू a2. अब नेक्स्ट जो है वो हमें बनानी है इक्वेशन यूजिंग दी टेंशन एंड दी mg. तो अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ सबसे पहले, और सबसे पहली इक्वेशन बनेगी m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a1. दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा तो दिस विल बी 2t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a2, एंड तीसरी इक्वेशन विल बी t माइनस m3g इक्वल्स टू m3a3. तो ये मेरे पास में 3 इक्वेशंस आ गई हैं, और अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1.
तो हमारे पास में सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके पास में इक्वेशन ऑफ A2 है, इसमें A2 की जगह मैं A1 और A3 की टर्म्स में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी इक्वेशन, 2t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 टाइम्स A2 विच इज A1 माइनस A3 ओवर 2। तो अब हमारे पास में यहां से मैं टेंशन T की वैल्यू निकाल लेता हूं, और टेंशन T की वैल्यू होगी आपके पास में m1g माइनस m1a1। अब इस टेंशन T की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा और इस टेंशन T की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा। यू विल हैव टू इक्वेशंस इन A1 एंड A3, जहां से आप एक इक्वेशन से A3 की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आप जब उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में जो एक्सप्रेशन है उसमें ये वाली टर्म आपके पास आगे आ जाए और ये वाली टर्म पीछे आ जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें बोल दिया गया है कि आपके पास में टेक द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अगर आपके पास में ये वाली टर्म आगे आई और ये वाली टर्म पीछे आए तो उसका मतलब है कि आपके पास में जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमने जो इनिशियल केस लिया भी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ये कि टेंशन T की वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो मैं आपको इक्वेशंस बना के दे देता हूँ और आप उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपकी थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हमारे को जब फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो दो एबिलिटीज चाहिए होती है, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन तो ये है कि जहां पर मैंने माना कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एंड व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। फिर उसके बाद एनालिटिकल मेरे पास में ये थी कि जहां पर मैंने कांस्टेंट रिलेशंस यूज करके अपनी इक्वेशंस बनाई। ओके, दूसरी ये सारी इक्वेशंस बनाई, दिस इज एनालिटिकल। और तीसरा है मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल है जहां पर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज। तो अब जो हम एबिलिटी कर रहे हैं वो हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि टेंशन की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर आप पुट करेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस m1g माइनस m1a1 माइनस m2g इक्वल्स टू m2 टाइम्स a1 माइनस a3 ओवर 2। एंड सिमिलरली इस टेंशन की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में भी पुट करिए, यू विल अगेन गेट एन इक्वेशन इन a1 एंड a3। उस इक्वेशन से a3 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सॉल्व करिए, थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन बनेगी बट यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, अ पार्टिकल इज मूव्ड बाय अ फोर्स F इक्वल्स टू 20 i कैप माइनस 30 j कैप। तो फोर्स F जो है वो है 20 i कैप माइनस 30 j कैप प्लस 15 k कैप। ओके, along a straight line from point A to point B with position vectors। तो मेरे पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A दे रखा है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B दे रखा है आपको 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो अब हमसे जो पूछा गया है फाइंड दी वर्क डन। तो आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो बहुत ही आसान सवाल है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, व्हिच इज वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल्स टू F डॉट dr, वेयर F इज फोर्स एंड dr इज कितनी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ओके, यहाँ पर आपके पास में जो फोर्स है वो हमको दी गई है, एंड हाउ मच इज इट, 20 i कैप माइनस 30 j कैप, 20 i कैप माइनस 30 j कैप प्लस 15k कैप प्लस 15k कैप। अब dr वेक्टर का मतलब है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, एंड हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी कैलकुलेटेड एज rb वेक्टर माइनस ra वेक्टर, एंड हाउ मच इज rb वेक्टर माइनस ra वेक्टर, 5 minus 2 3 minus 3 minus 7 minus 10 minus 6 plus 3 minus 3, so this is 3 minus 10 and minus 3, so this will be 3i cap minus 10j cap and minus 3k cap, dot product with 20i cap minus 30j cap plus 15k cap। अब डॉट प्रोडक्ट किया हमने, so this will be 60 plus 300 minus 45, 360 minus 45, this will be 315 joules. So the work done by the force in moving the object from point A to point B will be 315 joules. बहुत ही आसान सवाल था which was just based on the definition of work done। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बोल रहा था कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में उन सब का हम लेवल चेक कर सकते हैं। तो जो आपके पास में क्वेश्चन 1 था, लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 was analytical type और आपके पास में this was a very good question।
ओके तो ये आपके पास में क्वेश्चन बहुत अच्छा है. दिस यू कैन कीप इट इन दी लेवल ऑफ जेई मीन्स एज वेल एज जेई एडवांस, बिकॉज जेई एडवांस में आपके पास में इसको अगर मैं थोड़ी सी भी आपके पास में कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह की वैल्यू दे दूं तो इट कैन बी ऑफ मल्टीपल करेक्ट टाइप. ठीक है, तो आपके पास में जेई मेंस में एनालिसिस आ गया इसका, क्योंकि कोई क्वेश्चन समझने की जरूरत थी कि कौन से केस में आपको फोर्स ज्यादा लगानी है, और जेई एडवांस में जस्ट बाय गिविंग सम वैल्यूज मैं इसको मल्टीपल करेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन था बोट वाला. दिस वाज अगेन एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन विच इज ऑफ द लेवल ऑफ जेई मेंस. जेई मेंस में इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं. दिस वॉज अगेन अ गुड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अगेन टू द लेवल ऑफ जेई मेंस. ओके, अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो बच्चे हैं वो फिर आपके पास में स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्शन रखते हैं, वेयर दे अगेन चेंज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स और वो करने की कोशिश करते हैं. तो अगेन अ गुड क्वेश्चन ऑफ द लेवल ऑफ जेई मेंस. ये काफी सारे क्वेश्चंस का पार्ट है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बेसिक क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें एडवांस या फिर मेंस लेवल का नहीं है, बट हाँ ये एडवांस में किस तरह से आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम कि अच्छा इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा. तो दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, और जब हम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं जिस पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली ऑफ द लेवल ऑफ जेई एडवांस है ना. एज सच लेवल उसका थोड़ा कम है. इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यूज दे दी जाए तो सिंपल जेई मेंस लेवल है. अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और ये सब कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट दिस इज ऑफ द लेवल ऑफ जेई मेंस. ओके, एंड नाउ लेट्स कम टू दी दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी बेसिक. तो ये तो आपके पास में इसको बोल सकते हैं कि अगर उनको लेवल ऑफ पेपर बहुत आसान करना हो तो आपको दे सकते हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में तो कभी भी नहीं. एंड दिस कुड बी आस्क्ड इन योर स्कूल पेपर्स फॉर सीबीएसई. ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. ओके, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन का, और इस आखिरी क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन द सिचुएशन गिवन ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, पुली इज आइडियल एंड स्ट्रिंग इज लाइट. इफ f इक्वल्स टू mg/2, अगर f आपके पास mg/2 है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इन वेक्टर फॉर्म. तो यहाँ पर आपके पास में अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो इस पर एक फोर्स लग रही है mg, और इस पर यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही होगी आपके पास में f, बिकॉज ये जो आपके पास में स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग कैसी है, लाइट है, तो मतलब मासलेस. अगर इसके एक एंड पर फोर्स F लग रही है तो किसी दूसरे एंड पर भी आपके पास में जो फोर्स है वो F ही लग रही होगी. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर आपके पास में जो F है वो कितनी है, mg/2. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स विल नॉट बी एबल टू बैलेंस दिस फोर्स mg/2. तो यहाँ पर क्या होगा, mg माइनस mg/2 विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स a. सो g/2 विल बी योर एक्सेलरेशन एंड दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट यहाँ पर ये जो फोर्स F है दिस इज बेसिकली एक्टिंग ऑन पुली एंड दिस पुली इज अटैच्ड टू दिस ब्लॉक ऑफ मास m एज वेल. तो ये इसको आगे की तरफ खींच के भी ले जाएगा. और ऐसा आप इसलिए भी सोच सकते हैं बिकॉज जब ये दोनों ब्लॉक्स आपके पास में कॉन्टैक्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वजह से इस पर एक आगे की तरफ फोर्स लग रही है विच इज नॉर्मल फोर्स. तो अगर ये नॉर्मल फोर्स इस पर लग रही है तो ये ब्लॉक हमेशा आपके पास में क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए आपको, और इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है वो तभी आएगी जब आपके पास में ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, ताकि इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स आ जाएगी विच विल बी योर सूडो फोर्स ma. तो यहाँ से आपके पास में ये जो ब्लॉक ऑफ मास m है इस पर ये जो फोर्स है वो इसको आगे की तरफ लेके जा रही है, और ये दोनों ब्लॉक्स आपके पास में कॉन्टैक्ट में रहेंगे उस हिसाब से. तो अब अगर मैं इक्वेशंस लिखने जाऊंगा इसकी, तो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं. तो जब दोनों इकट्ठे चल रहे हैं तो f विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस कैपिटल M टाइम्स a. सो a here will be equals to f by 2m, and f is mg/2. So this will be mg over 2 into 2m. So this is g/4. So this acceleration is coming out to be how much, g/4. तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखनी होगी तो आपके पास में जो बड़ा सा ब्लॉक है ऑफ कैपिटल मास m, उसकी एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ होगी g/4 i कैप, और ये वाला जो ब्लॉक है इसका भी मास m है, इसकी जो एक्सेलरेशन होंगी वो होंगी g/4 i कैप माइनस g/2 j कैप. सो ये आपके पास में दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन आपके लिए आ गई है. तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो भी पसंद आए होंगे, एंड इन क्वेश्चंस को जब आपने प्रैक्टिस किया होगा या फिर समझने की कोशिश की होगी तो आपके कुछ फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे. ओके, मैं ये जो वीडियो है इसी इंटेंशन से डाल रहा हूँ कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं
और मैकेनिक्स वो स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज आई नो कि आपके पास में बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर मैकेनिक्स टॉपिक्स के साथ में घबराते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाते एंड दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट फिजिक्स, एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। एज अ फिजिक्स टीचर मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं आपको फिजिक्स थोड़े सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूँ, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँ, जिससे कि योर जर्नी टूवर्ड्स योर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिकम्स ईजियर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, एंड अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल, जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से 11th या 12th एंड ड्रॉप करके किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड बाय यू। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप यू एंजॉय इट।